हमारी कितनी क्लास होगी अब तक? क्लास बताओ कितनी हुई तो टोटल? 6 या 7? एक बार चेक कर लो, 6 क्लास हुई या 7 क्लास? एक बार चेक करो सब बच्चे कि कितनी क्लास हुई हमारी। 6 क्लास, यानी आज हमारी क्लास नंबर 7। सही हो? देख लो एक बार, आज हमारी क्लास नंबर 7 है स्टार्ट। लेकिन आज ही ना थोड़ा लेवल बढ़ता चले जाने वाला है इसका, और अधिकांश चीज़ें तुम्हारे याद होते होने चले जाने वाली। अधिकांश चीज़ें तुम्हारे याद करवाएंगे, लिखवाएंगे कम, लेकिन तुम लिखना सब घर जाकर। समझ में आया बात? या छोटी छोटी चीज़ भी लिखना छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारे पास समय उससे बेस्ट कुछ नहीं है दुनिया में। जिसके पास समय ना, मेरा ऐसा मानना, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास समय है, चाहे उसका कुछ भी खो गया हो, लेकिन उसके पास समय है ना, तो उसके पास सब चीज़ मौजूद, मेरा ऐसा मानना। ठीक, आ जाओ तुम स्टार्ट करते हैं ध्यान से। नए चैप्टर, पिछले वाले चैप्टर हमने पढ़ लिया अब तक, वो उसका नाम था भारत की भौगोलिक अवस्थिति एवं विस्तार। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप घर चले जाओ, डोंट वरी। ठीक, किसकी बात चल रही थी? ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से सुनना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें लिखने वाले आराम आराम से समझाऊंगा, बहुत प्यार के साथ। इसलिए, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और जो कॉन्सेप्ट है ना विश्व भूगोल के, वर्ल्ड जियोग्राफी के, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो वर्ल्ड की जियोग्राफी तुम लिखोगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े, लिखवाऊंगा नहीं लेकिन समझा दूंगा, लेकिन देखिएगा तुम यहाँ भी यूज़ करना होना। समझ में आया बात? है, लिखवाऊंगा नहीं लेकिन यूज़ करूँगा, और तुमसे पूछूंगा भी कि ये पीछे पढ़ाया गया था, पिछले वाले चैप्टरों के दौरान पढ़ाया गया था, जब जियोग्राफी पढ़ाई गई थी, वर्ल्ड जियोग्राफी, तो उसके दौरान जब ये पढ़ाया गया था, ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। समझ में? ठीक, तुम रिवीजन करते रहते हो, लेकिन तुम्हें देखना, मैं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से तो लिखवाने वाला नहीं है, लेकिन समझा दूंगा हुआ क्या। ठीक, कितना इंटरेस्टिंग है, इसके बाद के सारे वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले। समझ में? और एक सवाल यहाँ से सब पक्का पूछता हर साल, भारतीय भूगोल का एक सवाल यहाँ से पक्का आता 100%, जो भारत की भौतिक प्रदेश है। ठीक, दूसरी खास बात, लिखने वाला बता रहा हूँ, 10 नंबर का क्वेश्चन है एक फिक्स, तो यहाँ से आना ही आना तय है उसका। हर साल कोई सा पेपर, आज तो जियोग्राफी, कोई जीएस फर्स्ट का कोई सा पेपर उठा लो, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी के अंदर जीएस फर्स्ट का कोई सा पेपर उठा लो। अगर आप जाओगे यूपी पीसीएस के अंदर, या उत्तराखंड पीसीएस के अंदर, या बीपीएससी के अंदर, जिस जोन से भी एग्जाम में जाना ना आपको पीसीएस के अंदर, वहाँ तो कई सारे क्वेश्चन आते हैं। यानी मुझे पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कोई बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स की जरूरत है, शांति से पढ़ लो, बार बार पढ़ लो, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कॉपी के अंदर मौजूद है ना, वो पेपर के अंदर चमकने वाला। समझ में आया बात? ये जियोग्राफी की खास बात होगी। बाद में हम वही रूल चलने वाला हमारा, 5-6 क्वेश्चन तुम घर से करने को देंगे, तुम करके लेके आओगे, फिर चेक करेंगे। जो हार्ड क्वेश्चन होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ऐड ऑन करना होगा, जो यूपीएससी के लेवल होगा, मैं साथ साथ चर्चा कर लूँगा। तो इस तरह की हमारी नेचर होगा, प्रकृति होगी हमारी पढ़ने की, किस तरह पढ़ रहे होंगे। ओके, तो तैयार हो तुम? छोटी छोटी बातें समझने वाले। देखो मैं पहले तुमसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। एक तो हो पहाड़, एक हो पर्वत, पर्वत हो, एक पहाड़ हो, एक पर्वत हो, एक घाटी हो, सुना नाम इनका, एक पठार हो। ठीक, किसे पठार कहते हैं, किसे पहाड़ कहते हैं, किसे घाटी कहते हैं, ये जानते हो तुम? पहले ही पढ़ाया मैंने, जानते हो? नहीं जानते हो? देखो आज तुम्हें छोटे छोटे बिंदु दर्शाने वाला हूँ मैं। दूसरे नंबर पर आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, एक तो हो खाड़ी, क्या हो? एक हो गल्फ, नाम सुना है? एक हो खाड़ी होगी, एक गल्फ होगा, एक बाइट हो, शायद बाइट का नाम ना सुना हो, जैसे ऑस्ट्रेलियन बाइट, नीचे ऑस्ट्रेलियन बाइट। खाड़ी हो, गल्फ हो, कभी तो हम कहते हैं खाड़ी, कभी गल्फ कह देते हैं इसे, कभी से गल्फ कह देते हैं, कभी क्रीक कह देते हैं, क्रीक। ये क्या बीमारी क्या है? बच्चे अंतर ही नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। एक हो सागर, एक हो महासागर। किसी बच्चे को नहीं पता नो कौन सा सागर कौन सा महासागर। समझ में आया बात? यह कि बच्चों को ये डाइवर्सिफाई नहीं कर पाता कि बच्चा कि कौन सा सागर होगा, कौन सा महासागर होगा, कौन सा सी होगा और कौन सा ओशन होगा। तो ये चीज़ जानना भी हमें जरूरी बहुत ज़्यादा। देखिए छोटे छोटे बिंदु है लेकिन बहुत बड़े हैं, यहाँ से समझ लेंगे। कौन सा प्रायद्वीप है भारत का पठार हो, और फिर कौन सा द्वीप हो, कौन सा द्वीप हो और कौन सा प्रायद्वीप हो, ये भी समझना हमें। बड़े कन्फ्यूजन टॉपिक है, इन्हें समझने में बहुत जटिलता पैदा हो। आज ये सब क्लियर करने वाले, क्योंकि आने वाली जो क्लास है ना हमारी, इनके आसपास घूमने वाली, कौन सा पहाड़ियाँ होंगी, कौन से पर्वत होंगे, कौन से पठार होंगे, कौन सी खाड़ियाँ होंगी, कौन झील क्या होगा, फिर कौन से भाग को हम झील कहते हैं, ये भी तो जरूरी होगा। देखिए छोटे छोटे बिंदु होंगे, बड़े काम के होंगे। अगर तुम आगे आने वाली 90-100 के आसपास कक्षाएं होंगी, 90-100 कक्षाओं के दौरान वो जो जियोग्राफी होगा, इंडियन जियोग्राफी, जीवन काल में इसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस के क्वेश्चनों के साथ पढ़ाऊंगा।
डिस्कस करते हुए। समझ में आया बात है। और पीरी के तो देख लेना तुम, घटना चक्र रेफर करके रखना, उस धीरे धीरे शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन सारे करते रहना, ठीक। और जो एक यूपीएससी का साथ में रखो, घटना चक्र और एक यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यही दो साथ में रखो, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आई बात। चारों के चारों ऑप्शन में मेहनत करनी चाहिए। नीचे का जो उसका डिस्क्रिप्शन है ना पर्सन का सोल्व करते हुए, उसके नीचे का भी पढ़ना चाहिए। समझ में आया बात है, विशेष तौर पर ध्यान रखो, ठीक। चलो स्टार्ट कर देते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी, सॉरी इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी का आज हमारा चैप्टर नंबर 2, क्लास नंबर हमारे साथ है। भारत के भौतिक प्रदेश, कहना क्या चाह रहे हैं आप? ये भारत के भौतिक प्रदेश का, यानी पूरे भारत को पढ़ने के लिए ना, आपको पूरे भारत को, ये मैंने नहीं बैठा, ये जो जियोग्राफी शास्त्री है ना, जो भूगोल शास्त्री, जियोग्राफर जिसे बोलते हैं, जो भूगोल पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले, समझ में आया बात है, जो भूगोल शास्त्री है, उनके द्वारा पूरे भारत को ना, पूरे के पूरे भारत को 6 भागों में बांट दिया गया। कितने? 6 भागों में बांट दिया गया। अभी 6 के 6 भाग ना मैंने मैप के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग कलर के द्वार दर्शाए गए। अब मैं उनके नाम याद करा रहा हूँ, ठीक। जैसे मैं कहता हूँ ये उत्तराखंड नहीं आया, यहाँ उत्तराखंडी तो मौजूद है, चलो बताओ उत्तराखंड कौन से भाग में पड़ता होगा, जो जियोग्राफ शास्त्री के द्वारा बांटा गया, ठीक। तो पूरे भारत को ना 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में टोटल? 6 भागों। यानी पूरे भारत का जो भौतिक विभाजन किया गया, भौतिक विभाजन, पूरे भारत का जो भौतिक विभाजन किया गया 6 भागों में किया गया। 6 के 6 नाम याद कराने जा रहा हूँ मैं तुमसे, सुनाने भी जा रहा हूँ कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता होगा उसके अंदर लगभग। समझ में आया बात या? इसके बारे में लिखने को भी आने वाला। तो पूरे भारत को कितने भागों में बांटा गया? भारत का ना जो विभाजन किया गया, भौतिक विभाजन 6 प्रकार से किया गया। तो भारत का भौतिक विभाजन 6 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? किसका विभाजन? कौन सा विभाजन? भौतिक विभाजन समझते हो? आ जाओ समझते हैं, मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं। जो ऊपर दिख रहा है आपको जम्मू कश्मीर पूरा वाला इलाका, ये टोटल जो मैंने ये ग्रीन ग्रीन बनाया, दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, ठीक। ये एक ही नेचर है, एक ही प्रकृति का, इसे ना भारत, इसका भारत का नाम भौतिक विभाजन है। कोई मिट्टी विट्टी वाली बात नहीं है यहाँ से, कि यहाँ पहाड़ पर्वत वाले भाग नहीं है। ये ऊपर का जो भाग है ना पूरा का पूरा, इस भाग को हम पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। ये सारा उत्तर का पर्वतीय भाग है। यानी इसका मतलब ये बात होगी कि जो सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, चाहे मेघालय के ऊपर का जो उत्तर का भाग हुआ, आसाम हुआ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हुआ, उसके बाद सिक्किम हुआ, सिक्किम से नीचे साइड में जाओ बिहार हुआ, बिहार का कुछ इलाका, कुछ छोटा सा इलाका, और ये उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ। ये सारे के सारे जो भाग आते होंगे उत्तर के मैदान में आते होंगे, उत्तर का लेकिन पर्वतीय मैदान होगा। कौन सा मैदान? उत्तर का पर्वतीय मैदान। अच्छा, जो ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है ना तुम, जो ग्रीन कलर का बनाया गया, इसे हम उत्तर का पर्वतीय भाग बोलते हैं, ठीक। यानी पूरे भारत का ना हमने भौतिक विभाजन कर लिया अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए। जब भी मैं आपको पढ़ाते हुए ये बोलूँ ना कि बताओ ये भाग उत्तर के पर्वतीय भाग के अंदर आने वाला, तो आप समझ जाना उत्तर का पर्वतीय भाग के अंतर्गत कौन कौन सा भाग आने वाला। समझे? कि जब, क्योंकि हमें इस कुछ शब्दावली बस ये एक प्रकार की है, क्योंकि अगर जो हम पढ़ने वाले हैं ना उत्तर के पर्वतीय भाग में ये भाग पाए जाते हैं। ये कौन से? अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देखें थोड़ा नीचे जाइएगा, उसके बाद ये वाला जो भाग है ना, ये क्योंकि ये वाला भाग भी कुछ ऐसे ही चला गया, तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा का भाग भी ना इसके अंतर्गत हमने शामिल कर लिया। उसके बाद जो ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा भाग होगा, बिहार का कुछ भाग, और उत्तराखंड पूरा कंप्लीट, और ये हिमाचल प्रदेश हुआ, और पंजाब के उत्तर का भाग, ठीक। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर हुआ, और फिर लद्दाख हुआ। इसका कुछ भाग हमने इसके अंदर ही शामिल कर लिया। इसे ना भारत का उत्तर भारत का पर्वतीय भाग कहते हैं। पहला भाग समझ में आया? उत्तर नहीं आने का कुछ भी, समझ में आया बात? नहीं पूछने का, समझ में आया बात? हाँ, बिहार यूपी का हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आएगा, जैसे जो बिजनौर से ऊपर का हिस्सा हुआ, समझ में आया बात है, पीलीभीत के आसपास का हिस्सा हुआ। तो ये वाला भाग जो तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसे भारत उत्तर भाग इसे बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। क्या नाम है इसका? ये भाग आपका इस भाग का नाम उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का यानी पूरा का पूरा आपको इलाका ना पहाड़ी दिखाई देगा, पर्वतीय भाग। और हमें ना इस चैप्टर में यही पढ़ना कि यार ऐसा है क्या इसके अंदर, कि जो पूरा का पूरा पर्वतीय भाग बना कैसा, इस पर्वत का निर्माण हुआ कैसा, ठीक। इस जो यहाँ पर्वत ये मौजूद हुआ, ये पर्वत आज ये मौजूद है, यहाँ से ये फैला हुआ 2500 मीटर की लंबाई के अंदर फैला हुआ, जिसे हम इधर हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, और यहाँ अराकान योमा पर्वत, नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। नाम क्या है इसका, क्यों कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? एक बार मैंने तुम्हें विश्व भूगोल पढ़ाने के दौरान नहीं बताया था, लेकिन देखिए हाँ, मुझे ना अलग तमीज से डिस्कस करना होगा, क्योंकि जो बच्चे केवल भारतीय भूगोल पढ़ रहे होंगे उन्हें तो इतनी जानकारी नहीं होगी। और देखो तुम्हारा भी सिर्फ रिविजन होगा, समझ में आया बात? या देखो तुम चीज़ों को ना एप्लीकेशन करना सीखोगे, लगाना सीखोगे। पढ़ा तुमने वहाँ से विश्व भूगोल के अंदर, और यहाँ देखो कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं, समझ में आया बात? या और लिखना भी पड़ सकता है तुम्हें, ठीक, और याद भी होना चाहिए तुम्हारा।
तो यहाँ नहीं 2500 मीटर की लंबाई में फैला हुआ हिमालय, ये हिमालय पूरा का पूरा ये पर्वतीय भाग है। पूरी दुनिया में सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, आज भी इसका निर्माण हो ही रहा, बन ही रहा है। समझ में आया बात? ये कैसे बना वो थोड़ी देर बाद, ठीक, या कल वाले वीडियो के दौरान पढ़ा जाएगा कि ऐसे ही उत्तर का जो ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, क्योंकि हमें क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, हम अध्ययन का बीच में ना तोड़ना नहीं चाहते सर, लेकिन मेरे पास ज्ञान इतना कि बीच बीच में बता देता हूँ। हम पढ़ना एक्चुअली में यही कि ये भाग बना कैसे, कौन सा भाग, जो भारत के 6 के 6 भाग सबकी उत्पत्ति आई कैसे, ये भारत तुम आज वास्तव में दिखाई दे रहा है था कैसा है, आया वास्तव में कहाँ से, ये यही पढ़ना, बड़े स्केल पर पढ़ना, छोटे मोटे स्केल पर भी तमीज से पढ़ना, होश में होकर, ठीक, और इतना पढ़ना जितना हमारे पेपर के सारे सवाल हो जाए, उससे बाहर में जाना नहीं। समझ में आया बात है? और हमारा एक ही टारगेट है, भारत का सबसे बड़ा पेपर सिविल सर्विस, उसके नीचे से सारे आ जाने वाले। बात समझ में आया बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो उत्तर का जो भी भाग दिखाई देगा ना आपको, ये वाला उत्तर का भाग दिखाई देगा, ये उत्तर का जो पर्वतीय भाग बना कैसा, यही पर्वत क्यों, ये जो पर्वत है यही क्यों, वहां क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, यानी कुछ हुआ होगा, जानेंगे, ठीक, थोड़ा ब्रेक दो, होल्ड कर दिया गया क्वेश्चन। यानी ये कैसे बना, ये पर्वतीय भाग, पर्वत बनते कैसे हैं, क्या कारण है पर्वत बनने का, वास्तविक कारण क्या है पर्वत बनने का, क्या कोई दूसरा भी कारण है, या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या फिर जो वैगनर का सिद्धांत तो वही काम करते होंगे, ऐसा है क्या कारण कि जो पर्वतों का निर्माण हुआ। तो पर्वतों के निर्माण के दौरान भी हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर भारत का जो पर्वतीय मैदान है ना, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग बोल लो, मैदान ना बोल लो सर, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग, यहाँ पर्वतों के निर्माण की उत्पत्ति हुई कैसे, ये जो जम्मू कश्मीर से लेकर जिसे हम बोलते हैं नंगा पर्वत, यहाँ पड़ता नामचा पर्वत, यहाँ पड़ता नामचा बरवा पर्वत, किबिथु बिंदु, या साइड में सबसे पूर्वी बिंदु वही है किबिथु बिंदु। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैला हुआ है पर्वत बिंदु, ये भाग फैला हुआ, यार ये है क्या चीज, ये पर्वत का भाग निर्माण हुआ कैसे, ठीक, पहला भाग समझ में आया, ठीक। दूसरे नंबर का जो भाग बताने जा रहा हूँ उसे उत्तर का मैदान, इसके नीचे जाइए जरा, बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है जहाँ डोटे बनाया गया, डैश छोटे छोटे स्पॉट बना दिए गए, छोटे छोटे बिंदु बना दिए गए, ये वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो भाग बनाया गया आया कहाँ से, कैसा आया, अरे भाई अतीत काल में ना यहाँ बहुत सारी नदियां बहा करती थी, आप देखना यहाँ की जो मिट्टी भी ना अतीत काल में ऊपर वाले भाग से, इसे हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड है नहीं, अंगारा लैंड से बहुत सारी नदियां बहा करती थी, और वे नदियां ना यहाँ से लाकर मलबा इकट्ठा कर दिया करती थी, यहाँ पहले 33 सागर हुआ करता था, बात करेंगे निर्माण कैसे हुआ, उन नदियों के द्वारा गंगा हुआ, जमुना हुआ, गंगा जमुना सरस्वती यहाँ बैठती थी, उसके साक्ष्य एविडेंस नहीं मिल पाया आज तक भी। समझ में आया बात? या उन नदियों के द्वारा जो उत्तर से जो इस वाले भाग से बहा करती थी, ऊपर वाले भाग को ना अंगारा लैंड कहते थे, अंगारा लैंड, यहाँ अतीत काल में कई करोड़ों वर्ष पूर्व बहुत सारी नदियां बहा करती थी इधर उत्तर वाले भाग की तरफ, और उनका भाव इधर था, शायद उनके द्वारा ये मलबा लाकर यहाँ जमा कर दिया हो। इसे हम ना गंगा का उत्तरी मैदान भी कहते हैं सर, गंगा का उत्तरी मैदान भी इसे कहते हैं, इसलिए इस पूरे भाग को जहाँ स्पॉट बनाएंगे दो छोटे छोटे, ये नदियों के द्वारा बनाया गया, यहाँ लाकर निक्षेप को जमा कर दिया था। समझ में आया बात? ये तो ये दूसरे नंबर का भाग बताया, इसे बोलते हैं उत्तर का मैदान। क्या दिल्ली भी इसमें बसा हुआ? हाँ, दिल्ली में कहीं भी पहाड़ पर्वत नहीं है, कहीं कहीं दिखाई देंगे आपको, ठीक, वो भी कुछ दिन बाद में प्लेन होकर ना वे भी मैदान में तब्दील होने जाने वाले। राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, सब ये पूरा का पूरा इलाका आपको दिखाई देगा नहीं, ये पूरा ये नदियों के द्वारा समतल सपाट कर दिया गया इलाका, कुछ नदियां इधर से बहा करती थी, कुछ नदियां उधर से, और पूरा मलबा जमा कर दिया गया अतीत काल में, कई वर्ष पूर्व, कई करोड़ों वर्ष पूर्व। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? दो भाग समझ में आए? ऊपर कौन सा भाग है? उत्तर का पर्वतीय भाग, इसे बोलते हैं उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, ठीक, ये उत्तर का मैदान मैप के अंदर जो दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे ना आप, ये बनाना पड़ने वाला, आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली, कहीं भी बनाना पड़ सकता है, याद रखना बात ये। उसके बाद सुनो ध्यान से, उत्तर का जो मैदान है ना, वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है। जो आप मेघालय चेरापूंजी देखते हैं ना, पूरी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा ही इन स्थानों में होती रहती है, चेरापूंजी मानसीरम, कभी चेरापूंजी हो जा, कभी मानसीरम हो जा, दो जिले वहां से हैं। समझ में आ बात? मेघालय के अंदर ये वाला भाग भी इसके अंदर से ही टूट कर गया, इसलिए वहां डोटेड बनाया गया ऐसा ही। यानी यहाँ की प्रकृति सेम है, यहाँ जैसी मिट्टी ना ऐसी मिट्टी वही है, यानी भाग धीरे धीरे टूट रहा और एक दिन सेपरेटेड हो जाने वाला, अलग होने वाला है भाग। पूर्वोत्तर के 8 के 8 राज्य ये सेपरेटेड हो जाने वाले, 7 राज्य। समझ में आया बात? यह पूर्वोत्तर के 7-8 राज्य ना ये सेपरेटेड हो जाने वाले, अलग हो जाने वाले, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ना अनेक प्रकार की हलचल होती रहती है। पृथ्वी में जो महाद्वीप है ना, वे कभी भी स्थिर न रहते, वे गति करते रहते हैं, गति करने के दौरान हलचल होती रहती है। ये भाग एक दिन टूट जाने वाला, भारत खुद टूट गया।
बात समझ में आया? अफ्रीका से टूटा है भारत, तो ये भाग धीरे धीरे टूट रहा है, इसमें धीरे धीरे फॉल्ट पड़ चुका, धीरे धीरे धसन हो रही इसके अंदर, ये भाग धीरे धीरे, और ये जो पल्ले वाली पट्टिका है धीरे धीरे छीन होती जा रही, कमजोर होती जा रही है। समझ में आ बात है? धीरे धीरे संकीर्ण होती दिखाई दे रही है, इसकी आकार तेजी के साथ घट रहा, और ये बीच में से चाइना से टूट के एक दिन अलग हो जाने वाला। समझ में आया? ठीक, इसलिए तो इस क्षेत्र के अंदर जबरदस्त मात्रा में भूकंप आते रहते हैं। अभी पिछले ही इसी साल में सबसे बड़ा जो भूकंप आया ना, आसाम के अंदर आया। सबसे बड़ा भूकंप पूरी दुनिया में आज तक नहीं आया, सबसे बड़ा भूकंप आसाम के अंदर आया। ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो भूकंप भी इसी बात का प्रतीक है, इनकी उत्पत्ति भी हो ही रही। उत्तर का मैदान समझ में आया? ठीक, जो मेघालय का भाग हो इधर से ही टूट कर चला गया इधर। समझ में आया बात? है मेघालय की यहाँ गारो, खासी, जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ पड़ती है। अभी पहाड़ियाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद आ रहा इसलिए बता रहा हूँ। गारो, खासी, जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ये इससे टूट कर अलग हो चुकी। बीच वाला भाग ही बांग्लादेश से पूरा का पूरा। ठीक, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है हकीकत में जो तुम्हें दिखाई देती है, ये काल्पनिक रेखा बस खींच दी गई है, ये काल्पनिक रेखा बस खींच दी गई। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो, ये दो भाग समझ में आए, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदान, दो जो गंगा जमुना सरस्वती, इधर से ये ब्रह्मपुत्र आई, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, यहाँ से कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी यहाँ चली आती है। यहाँ कौन सी नदी? गंगा नदी आती है। इधर से बहुत सारी नदियाँ बहती है, उधर से बहुत सारी नदियाँ बहती है, तो इसमें उत्तर का मैदान बोलते हैं। उत्तर का मैदान, दुनिया की अधिकांश जो भारत की जो अधिकांश कृषि है ना, इस उत्तर के मैदान के अंदर होती है। भारत की जो अधिकांश जो कृषि क्षेत्र है ना, जो कृषि क्षेत्र उत्तर के मैदान के अंदर आता है। पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, ठीक, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अधिकांश जो कृषि होती है उत्तर के मैदान में होती है। याद रखना बात यह। ठीक, इस तरह की शब्दावली यूज करोगे ना, भारत के उत्तर के मैदान में सर्वाधिक मात्रा में कृषि पाई जाती है। कमियां भी हो रही है ना, कुछ जमीन खराब हो रही है, तो उत्तर मैदान की खराब हो रही है। इस तरह की शब्दावली यूज करते हैं ना, तो जो आपका कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहा होगा आपकी, उस पर प्रभाव पड़ता है, उसे पता है इसके कैसे टेक्निकल वर्ड यूज कर रखे इसने, यानी सिर्फ पढ़ रखा, आपकी भाषा देख के पहचान लो। समझ में आया बात? ये चलो, तो दो भाग समझाए तुम। इधर वाला भाग दिखाई दे रहा तुम्हें, इधर वाला भाग, ये वाला भाग दिखाई दे रहा जो ब्लैक कलर का बनाया है ऐसा करके, ये ना इसे बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थल। पूरे भारत के अंदर ना कहीं भी मरुस्थल नहीं है, बस ऊपर पाया जाएगा एक शीतकालीन मरुस्थल। ठीक, ऊपर पाया जाएगा एक शीतकालीन मरुस्थल लद्दाख के अंदर। लेकिन ये जो मरुस्थल है ना, ये गर्म मरुस्थल है। ये जो भाग, ये वाला भाग दिखाई दे रहा, कारण क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मरुस्थल का निर्माण हुआ कैसा, ऐसा क्या था जलवायु, जब भारत की जलवायु पढ़ाऊंगा ना उसके दौरान इसका वर्णन करूंगा कि ऐसा क्या भाग था। तुम्हें बताऊं ना, अगर मैं जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाता हूँ, जो राजस्थान तुम देखते हो ना आज, किसी जमाने में जबरदस्त मात्रा में हरा भरा हुआ करता था। ऐसा फिर क्या हुआ, अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ और आज इस पूरे भाग में ना धीरे धीरे सब चीज मरुस्थल के अंदर तब्दील होती चली गई। और मरुस्थलीकरण ना तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा, और उम्मीद है कि कई साल बाद ना वो धीरे धीरे दिल्ली तक अपने पैर पसार चुका होगा। जब यहाँ मरुस्थलीकरण बढ़ता लगता रहता है ना, सब चीज ये फर्श तुम्हारे आसपास मौजूद है, ये सब जमीन धधकने लगती है नीचे, ये सब नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि इस मरुस्थल परिवर्तित होता रहते हैं, सब रेत बन जाता। और जब इसके नीचे रेत होगी, क्या रेत पर कोई चीज टिकाना संभव होगा? रेत के अंदर कोई चीज बनाना भी संभव नहीं होता, टिकाना भी संभव नहीं होता। जमीन में नहीं बना सकते आप, मकान भी नहीं बना सकते वहां। ठीक, तो कुछ भूगोल शास्त्री है ना, उनका यही कहना कि मरुस्थलीकरण तेजी के साथ पैर पसार रहा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ये मरुस्थलीकरण धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और आप देखिएगा एडिटोरियल में मरुस्थल के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते होंगे आप। समझ में आया बात? तो मैं पढ़ा यहाँ रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा रहा हूँ और चारों तरफ से जोड़ कर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में सब चीज सेव है, क्योंकि मैं अभी खुद तैयारी कर रहा हूँ। अब ये तो है नहीं मेरी उम्र हो चुकी। समझ में आया बात? है तो तैयारी करने के दौरान ये सब चीजें सामने आती रहती है। तो मरुस्थलीकरण यहाँ तेजी के साथ पैर पसार रहा। सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ोगे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, तो भाई साहब ये किसी जमाने में ना हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था। जलवायु परिवर्तन के कारण ना इस पर गहरा आघात पहुंचा, और भूगर्भ शास्त्रियों का कहना ये मरुस्थलीकरण तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा, और हो सकता है एक दिन दिल्ली तक पहुंचना, और धीरे धीरे मुझे तो ये लग रहा उत्तराखंड तक ना पहुंचकर जहां तुम बैठे ये भी नीचे ना चला जा। समझ में आया बात? है ज्यादा होगा क्या? ऐसे ज्यादा होगा, हो सकता, कुछ भी हो सकता। बस यही खास बात है भूगोल के अंदर ना, परिवर्तन बहुत देरी हो। समझ में आया बात? है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ चुकी 2 मीटर, 8,848 थी, 8,850 मीटर हो चुकी, एकदम थोड़ा ही बढ़ी। ठीक, धीरे धीरे आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते, दीर्घकालिक परिवर्तन हो। पढ़ा रखा है? ठीक,
तो उत्तर उत्तर का मैदान हुआ, तो दो भाग में डिस्कस कर लिए, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदान। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करने वाले पहला, दूसरा, तीसरा भाग डिस्कस कर लिया पश्चिमी मरुस्थल। ये जानना हम मरुस्थल बना कैसा, समझ में आया बात है। ये नहीं जानना ये लूसेंट की दुनिया से बाहर निकलो, सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ से है, सबसे बड़ा मरुस्थल, 2 पन्ने पढ़ने के बाद ऐसे कूदते फिर रहे, ऐसा बंदर की तरह कूदेंगे 2-3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद। करोगे क्या उनका? हाँ बताया तो 3 दिन बाद समाप्त हो जाने वाले हैं। वो मरुस्थल उसने से देखा नहीं दुनिया के नक्शे में कहाँ मौजूद है। अभी पूछ रहे पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ की, केरल की, तुरंत बताता कि पूरे मैप पर नहीं पता केरल कहाँ से मौजूद है। ऐसे ऐसे हो जानता हूँ मैं, एग्जाम करके नौकरी देकर बैठ भी चुके। और एक ही है ना उनका, करना भी क्या, नौकरी करती थी। मैंने कहा ठीक है, इससे ज्यादा तेरी औकात भी नहीं थी, ठीक, इसके लिए डिजर्व करता तू, ठीक। तो फिर तुम ना इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, तुम्हारा टारगेट भी बढ़ा तो मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। दूसरी खास बात यह, दर्द भी इतनी ज्यादा झेलनी होगी जिंदगी में, समझ में। जितना बड़ा टारगेट रखोगे तो आदत डालो इन सब चीजों की, समझ में आया बात। यार जितनी बड़ी मेहनत होगी, जितना बड़ा टारगेट होगा, जितना बड़ा रिस्क होगा, इतनी ही ज्यादा दुख दर्द झेलनी होगी जिंदगी में तो, ठीक। नहीं तो फिर वही छोटी सी तैयारी करो, छोटी मोटी नौकरी लो और बैठ जाओ बस, और क्या आती, समझ में आया बात। चलो उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये बड़ी खतरनाक चीज है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार देखो, ये वाला भाग दिखाई दे रहा तुम्हें, ये वास्तविक भारत। ये भारत एक्चुअली है ही नहीं कोई भारत, ये वास्तविक भारत है। जियोग्राफी के हिसाब से सोचोगे वास्तविक भारत ये है। ये जो भाग आने वाला भाग, ये इसके नीचे जाओगे, जैसे दक्षिण भारत में जाते हैं तो सारे लोग ना उनके कलर चेंज हो जाते हैं, आज समझ में, अलग अलग टाइप के। इनका जो स्थल है ना हल्का हल्का सामनापन आ जाता रहता। उत्तर भारत के लोग थोड़े थोड़े गोरे गोरे पाए जाते हैं, समझ में। जैसे उधर की जाओगे, उत्तर की ओर जाओगे तो गोरे गोरे, जैसे जैसे नीचे जाओगे ना तो गोरों की प्रवृत्ति लगातार घटती चली जाएगी। जैसे दक्षिण भारत में जाओगे ना, उनका आकार और उल्टे तवे का आकार बिल्कुल सेम होगा। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, सही है। धीरे 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 क्यों, एक कारण तो ये भी है, वो ना धीरे धीरे पता किसकी तरफ बढ़ रहे, विश्वत रेखा के समीप जा रहे, एक कारण ये हुआ। दूसरी खास बात ये भी है कि इनकी जो नेचर है ना प्रकृति, ये भाग भाई हमारे यहाँ के है ही नहीं, ये भाग टूट कर अफ्रीका से आया था। और अफ्रीका के लोगों की प्रकृति, यहाँ के लोगों की प्रकृति बिल्कुल सेम, समझ में। यही वास्तविक भारत। इस भाग को ना प्रायद्वीपीय भारत का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? प्रायद्वीप भारत का है तो 1 2 3, इधर भी जल, इधर भी जल राशि, एक ऐसा मिट्टी का भूभाग जिसकी तीनों ओर जल राशि हो, उसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो इधर अरब सागर नहीं है हमारा, इधर हमारी बंगाली की खाड़ी नहीं है, इधर नीचे हिंद महासागर नहीं है, तीनों ओर जल से नहीं घिरा हुआ ये भाला भूभाग, इसी तो बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा इसके ऊपर लेकर, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के पठार के बारे में जानकारी पूछता हो। ये बताओ तुम मैप के अंदर देख के पहचान लोगे कौन सा प्रायद्वीपीय भारत का पठार? एक ऐसा भूभाग जो तीनों ओर जल राशि से घिरा हुआ हो, इधर भी जल राशि, इधर बंगाली खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर नीचे हिंद महासागर। तो एक ऐसा भूभाग जो तीनों ओर, चारों ओर नहीं, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे ही प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। जब भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? उसके बाद ऐसा प्रायद्वीपीय पठार कहीं और भी है। हाँ, ओमान का नाम सुना है? ओमान, बहरीन, कतर, यूएई, ये भी एक पठार में बसा हुआ पूरा का पूरा। इसके इधर भी जल राशि, इधर भी जल राशि, और इधर भी साइड में जल राशि। उसके देख लेना ओमान का पठार, समझ में आएगा। ओमान के पठार के पीछे उसका नाम नहीं मुझे समझ में आ रहा, क्या नाम बोलते हैं सर? पता किसी क्या नाम बोलते हैं सर? बताओ, कुछ पता क्या बोलते हैं? जहाँ फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ओमान, उसे क्या बोलते हैं? आइबेरिया का पठार। आइबेरिया बोलते हैं सर? नहीं बोलते आइबेरिया, साइबेरिया। नहीं बताना तो मुझे क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, दिमाग से सिप कर रहा ना, मेरे दिमाग में घूम रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इधर देख लो। ये बताओ प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तो भारत के कितने भाग पढ़ाए तुम अब तक? देख लो कितने भाग पढ़ाए। उत्तर का पर्वतीय भाग, बीच में उत्तर का मैदान, ये पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद नीचे वाला भाग है ना, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद हम जा रहे हैं तटीय मैदान पर। ये तटीय मैदान क्या? ये वाला भाग दिखा दे रहा आपको, ये वाला भाग, ये भी नहीं है था, ये ताजा ताजा बना, ये भी नहीं है था, ये ताजा ताजा बना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यहाँ ना कुछ नदियां बहती है, गोदावरी यहाँ से बहती है, कृष्ण यहाँ से बहती है, कावेरी यहाँ से बहती है, पेन्नार यहाँ से बहती है, भाई छोटी छोटी उन्होंने भी साइड से नदियां मिलती है। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, अधिकांश नदियां इधर से इधर बैठती है,
और नदियाँ ना अकेले नहीं बहती, अपने साथ ना बहुत सारे निक्षेप लेकर बहती है, अवसाद कंकड़ पत्थर ये लाती है और इस भाग में लाकर छोड़ देती है। समझ में आए? जिसके चलते पता किसका निर्माण हुआ? उसके चलते भारत के जो भारत प्रायद्वीप है भारत है ना, इसके तटीय भाग का निर्माण हुआ। इतना भाग तटीय भाग कहलाता। जो मेरे द्वारा ना जो ब्लू कलर से बनाया गया ये तटीय भाग है भारत का, तटीय भाग। और तटीय भाग की लंबाई मैंने तुम्हें बताई थी। अब मुझे बता दो तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। आया समझ में? कितने राज्य सीमा लगाते हैं यहाँ से? 5 राज्य इधर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आर यू श्योर? आर यू श्योर? श्योर हो तुम? तो 5 राज्य इधर हुए, 4 राज्य इधर हुए। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कितने राज्य हुए? 9 राज्य। तो इस भाग को ना हम तटीय मैदान कहते हैं, तटीय मैदान। इतनी बात बताओ समझ में नहीं? उड़ीसा की चिल्का झील का नाम सुना तुमने? वो चिल्का झील ना, उड़ीसा की चिल्का झील तटीय मैदान पर ही स्थित है। समझ में आया बात? है बहुत सारे पक्षी ठहरते हैं उसके अंदर। अब तो उसे वेटलैंड के अंदर भी शामिल कर लिया गया। समझ में आया बात? है वेटलैंड जानते हो? आर्द्र भूमियां। इस सारी जब भी तुम भारत की अब कोई भी चीज पढ़ने वाले ना, जैसे जैसे मैं टॉपिकों के अंदर आगे बढ़ता रहूंगा तो ये समझ जाओ तुम्हारे सारे टॉपिक भारत के अंदर कुछ भी पढ़ने वाले, कोई भी न्यूज इंटरेस्टिंग हो जाने वाली। तुम भारत अब जब तुम सिलेबस सबने इतना प्रेम हो जाने वाला, उसके लिए तुम सब कुछ छोड़ दोगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। भारतीय भूगोल एक ऐसा विषय, ये खास बात हो उसकी, सारे टॉपिक और आसान लगने वाले क्योंकि सारी घटनाएं भारत में तो घटने वाली। भारत के कंटेक्स्ट से पढ़ना, भारत में तुम रहना, इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा तुम डिजर्व भी नहीं करते। समझ में आ बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो कितने भाग पढ़ा है? 5। छठे नंबर का द्वीप समूह का क्या हो? अरे भाई ये हिमालय पर्वत नहीं है। हिमालय पर्वत का ना कुछ हिस्सा नीचे डूब चुका, कुछ हिस्सा ऊपर उठ चुका, कुछ हिस्सा नीचे डूब चुका, कुछ हिस्सा ऊपर उठ चुका। जो हिस्सा तुम्हें ऊपर उठा दिखाई दे रहा ना, इन्हें हम द्वीप समूह बोलते हैं। ये द्वीप समूह ना यहाँ ना भारत का ही अधिकार है, भारत का ही अधिकार है। जब अंग्रेज है ना उन्होंने यहाँ भी अधिकार कर रखा था, भारत के लोगों ने यहाँ भी अपनी जमीन बसाई जाकर। समझ में बात? इन उठे हुए भाग को ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसलिए कह रहे क्योंकि कोई एक द्वीप नहीं है, द्वीपों का बहुत बड़ी श्रृंखला, 1 द्वीप 2 द्वीप 3 द्वीप 4 द्वीप इस तरह कर। समझ में आए? सेनेलम द्वीप यहाँ पड़ा, सेंटिनल द्वीप आज तक कोई जा भी नहीं पाया, इस साइड में पड़े यहाँ से। ठीक ऐसी ऐसी प्रजातियां रहती है वहां से, कोई जा नहीं सकता वहां। उन प्रजातियों ने आज तक कभी किसी से बात नहीं करी। समझ में? नग्न अवस्था में रहते हैं और अपने जीवन में बहुत खुश है। ना तो उनके पास मोबाइल फोन है, ना उनके पास आधुनिक संसाधन से युक्त है, ना उनके पास तो कोई तरंगे है, ना टीवी है। नेचर प्रकृति को अपना भोजन मानते हैं। काफी लोगों ने संपर्क करने की कोशिश करी। यहाँ सेंटिनल द्वीप की बात कर रहा हूँ मैं, तुम सर्च करके देख लेना, गूगल करके देख लेना तुम। मैं तो उसके बारे में कुछ तो कुछ पढ़ता रहता हूँ। ऐसे भी लोग हैं ऐसे। सोच लो तुम किस तरह रहते होंगे। उनका मानना काहे का लोकतंत्र, काहे का संविधान। समझ में आया बात है? यूँ कह रहे नेचर ही हमारे लिए सब कुछ है। और जो भी हमारे अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा ना, उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। उन्हें एक व्यक्ति को उठाया भी गया था और दूसरे महल में रखा भी गया था, उसकी मृत्यु भी हो चुकी थी। ऐसा इसलिए हुआ था, पता क्यों हुआ था? क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया था। अगर एक इंसान को तुम एक महल से निकाल कर ना दूसरे महल में डाल दोगे ना, तो सर्वाइव नहीं कर पाने का। उसे उसका अभ्यस्त हो जाता है, आदत हो जाती है उसे। समझ में आया बात है? जैसे मुझे ना यहाँ रहने की आदत हो चुकी, तो मैं दूसरे माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की आदत है, मुझे सोसाइटी में रहने की आदत है। समझ में आया बात है? मैं अकेला नहीं पढ़ पाता, मैंने बहुत कोशिश करी पढ़ने की। मुझे दूसरों को बताने की आदत है, बताने की। किसकी? तुम्हारी एक ही आदत है, तुम कहीं और चले जाओगे, तुम सुन नहीं पाते किसी को। समझ में आया बात है? तुम्हारी ये तो आदत है तुम, तो इसे चल निकल साइड से, यही ठीक है साइड हो नहीं होता ऐसा। सोचो यार, इस टॉपिक को अगर भाई जी समझाते तो किस तरह समझाते, कितना आसान बना देते इसे। मन में कहीं ना कहीं विचार चलता रहता है। आया समझ में? ठीक, एक बार पढ़ ले फिर बताएंगे तुम। समझ में आए बात? ये ऐसे तो होता रहता। तो आदत हो, एक इंसान का अभ्यस्त हो चुका हो, अभ्यस्त। कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ के लोगों को आदत नहीं है। ये भागी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ तुम्हें, यही पढ़ना इसके अंदर। द्वीप समूह समझ में आए? ये यहाँ भी छोटे छोटे लक्ष्य, इस वाले भाग को हम लक्ष्य द्वीप कहते हैं। ये लक्ष्य द्वीप है हमारा। पूरे भारत का ना जो भौतिक विभाजन, पूरे भारत का जो भौतिक प्रदेश का जो विभाजन 6 भागों में कर दिया गया। नंबर फर्स्ट, उत्तर का पर्वतीय भाग आप देख सकते हो मैप के अंदर। उसके बाद उत्तर का मैदान, ये रहा आपको उत्तर का मैदान दिखाई दे रहा होगा। उत्तर का मैदान यहाँ यहीं तक नहीं है, ये मेघालय तक भी चला गया।
ये बीच वाला भाग है ना, इसके अंदर फोल्ट पड़ चुके, इसके अंदर धसक धसक आ चुकी, उसके बाद ये वाला भाग धीरे धीरे सेपरेटेड होने वाला। यस और नो? उसके बाद जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, ये वाला पश्चिमी मरुस्थल, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी मैंने तुम्हें। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये तो वास्तविक भारत तो यही है। ये तो सब बकवास है, यही तो खास है, ये तो खास है, ये सब बकवास है। समझ में आया नहीं आया? ये क्या है? तटीय मैदान। ये वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा आपको? यहाँ पश्चिमी क्षेत्र तो भी छोटी छोटी नदियां बहती रहती, छोटी छोटी नदियां। समझ में आया बात है? उनके द्वारा इस भाग का निर्माण कर दिया गया। इसे हम वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, पश्चिमी भाग इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट। गुजरात से लेकर यहाँ केरल तक लास्ट तक इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं। हॉट स्पॉट के अंदर रखा गया। ये भारत का एक संवेदनशील ESZ के अंदर रखा गया। यहाँ खनन भी मना कर दिया सरकार के द्वारा। यहाँ के लोग जबरदस्त मात्रा में आंदोलन करते हैं। मैं तो देखो यहाँ ट्रेन में बैठ के यात्रा भी किया हूँ, बड़ा सुंदर सफर है। जीवन काल में कभी घूमने का मौका मिलो तो यहाँ से ना गुजरात से यात्रा तय करना और गोवा तक जाना। समझ में आया बात? है इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और तुम बाहर बस नजारा देखते रहोगे, हाथ में एक डायरी होगी और पेन होगा और अस्तु बन चुके होंगे तुम। समझ में आया बात? है इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो भारत के मोटे मोटे तौर पर 6 तरीके तक कच्चा खाका खींच लिया गया। तो तुम आराम से इस मैप को बना दोगे, इसे फील कर लोगे बैठे बैठे कैसे कैसे। ऐसे भारत का नक्शा बनाया तैयार कर, ऐसे नक्शा बनाया। ये उत्तर का ना जो भाग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है पूरा का पूरा। समझ में आया बात? ये क्या है? हमारा हिमालय का, इसे बोलते हैं पर्वत, उत्तर का पर्वतीय भाग। नीचे वाले भाग में आ जाओ, जो पूरा का पूरा जो भाग पूरा का पूरा, इसे हम बोलते हैं उत्तरी मैदान। जो इधर का भाग है ना पूरा का पूरा, इसे बोलते हैं तटीय मैदान। और जो बीच वाला जो है इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक, जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार को इंग्लिश में नाम बता रहा हूं, इसे बोलते हैं पेनिनसुला। इस तरह की शब्दावली इसलिए यूज करवा रहा हूं, वहां पेपर में ऐसे नाम इंग्लिश में लिख के दे देता, पेनन हिंदी में लिख देता सुना। इसलिए कह रहा हूं मैं, तुम कठिनाई पैदा हो जाती है, इसलिए कुछ नाम इंग्लिश में याद कर लेना चाहिए। समझ में आया? इन फ्यूचर चले, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों के यहां तक? लेकिन देखिएगा, जितने भी सबसे ज्यादा आने 6 भागों में बांटा गया। अगर आपसे पूछा जाना कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका, तो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। यानी सब कुछ नहीं है। तुम उत्तराखंड वालों कुछ नहीं, बदतमीज हो तुम। यूपी वालों तुम भी गए भाड़ में, आए समझ लो। मध्य प्रदेश वालों तुम भी, उत्तर वालों तुम भी गए, अरुणाचल प्रदेश कुछ नहीं है। वास्तविक भारत वाले है ही नहीं है। ओरिजिनल भारत तो ये है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और मुझे तो इस बात का भी डर है, 6 के 6 का तुम नाम दे दिया, 6 मत ये कहीं नहीं पूछ लिया। ऐसा सवाल पूछा जाना चाहिए जो भारत के भौतिक प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल किसका? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसके अंदर था ना, उसका लगभग 48% यानी 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। मुझे इतनी सारी बातें इसलिए आ जाती है क्योंकि मैंने ऑप्शनल के दौरान सब रट्टा मार रखा था। समझ में आया बात है? और तुम्हें इतनी बातें की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात है? तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है ना, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, भारत की जितनी जो 6 भौतिक प्रदेश है उनके अंदर इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तुम्हें डाटा नहीं याद करना, तुम्हारी एक ही दिक्कत है, तुम डाटा की तरफ जल्दी भागते हो, कॉन्सेप्ट की तरफ कम भागते हो। बचपन तक कभी सिखाया नहीं ना किसी ने। समझ में आया बात है? डाटा को इस तरह खाते हो जाने, जैसा मछली दाने को खाती हो, ऐसे निकल लेते हो। अब फिर 3 दिन बाद भूल भी जाते हो। बात समझ में आई? ये पूरा का पूरा जो डायग्राम जो तुम्हें भारत दिखा दे रहा ना, भारत का जो तुम्हें ये पूरा का पूरा जो 6 के 6 भौतिक विभाजन दिखा दे रहा तुम्हें, इसे ना कुछ इस तरीके से समझा जा सके। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, नीचे तक। इसे थोड़ा ध्यान से देखना, एक डायग्राम पिरोने की कोशिश करी। ठीक है, आओ समझता हूं। ऊपर का भाग दिखाई दे रहा, ऊपर यहाँ एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, पर्वत श्रृंखला, ऐसे एक पर्वत चले जाते हैं, इसे बोलते हैं कुर्नुल। कितने बच्चों को याद पढ़ाया कुर्नुल पर्वत श्रेणी? याद है? पहले पढ़ाया, पामीर का पठार पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कुर्नुल पर्वत श्रृंखला, कुर्नुल। तो ध्यान से देखना। अच्छा, इस उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ मैंने यहाँ वाला भाग, ये वाला भाग उठाकर ऐसे बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम कौन कौन सा भाग बटने वाला बीच के अंदर, ये वाला भाग कैसा थोड़ा उठा हुआ भाग, पर्वतीय भाग दिखाई देने वाला है। यहाँ पर्वतीय भाग, अब पर्वत नहीं है, पर्वतों की लंबी श्रृंखला दिखाई देगी आपको। पर्वत नहीं है, ऊपर वाले पर्वत का नाम होगा, यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाएंगे, उससे नीचे छोटे पर्वत, उससे नीचे छोटे पर्वत पाए जाएंगे, उससे नीचे जो सबसे नीचे वाले पर्वत है अभी बनी रहे, इन्हें नवीनतम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। बहुत सुहाना मौसम रहता है यहाँ से। आज जितनी पर्यटक स्थल है ना, यहाँ शिवालिक पर्वत श्रृंखला भी बनाए गए हैं। ये हम सारी बातें करने वाले, लेकिन धीरे 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 थोड़ा मुझे पढ़ाने दो। समझ में आ बात? या क्योंकि जो मेरे भीतर संपूर्ण भूगोल घुसा हुआ है ना, मैं उसको फाड़ को तुम्हारे भीतर रख दूंगा। समझ में आ बात? है कोई दिक्कत?
आराम चाहता हूँ, आराम से क्रमबद्ध अध्ययन कराना चाहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जो क्रम ना तोड़ो पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मुझे क्रम टूट जाता क्योंकि तुम्हारे क्रम फूट जाते हैं। समझ में बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, इस बार मैं कंट्रोल करूँगा अपने ज्ञान पर। तो ये इस पर्वत श्रृंखला का नाम है कुर्नूल। तो इसे कुर्नूल को मैं ऐसे बनाया हूँ, कुर्नूल। जैसे कुर्नूल पर्वत श्रृंखला आने वाली ना, बीच पता कौन सा पठार आने वाला? तिब्बत का पठार। और जो तिब्बत का पठार है ना, इस टाइप का है। पठार को मैंने ऐसे बना दिया, ये तिब्बत का पठार। इसका नाम बताओ क्या है? कुर्नूल। कुर्नूल इसका नाम। कोई दिक्कत यहां तक? इसका नाम है काराकोरम। जैसे आप यहाँ होगे ना, इससे नीचे आओगे, तिब्बत के पठार के नीचे आओगे, तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, उसका नाम है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे, तो इसका नाम काराकोरम। काराकोरम के बाद पड़ती है एक पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख। उसके बाद इसका नाम है जास्कर। ये पर्वत का नाम है, ऐसे पड़ती है। सबसे ऊपर पड़ा, सब देखो, सबसे ऊपर कुर्नूल, उसके बीच में पड़ने वाला तिब्बत का पठार, उसके नीचे जाना थोड़ा काराकोरम पर्वत श्रृंखला या काराकोरम पर्वत श्रृंखला। कोई एक पर्वत नहीं है, पर्वतों की ऐसे करके बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला। उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला, लद्दाख। उसके बाद है जास्कर, जास्कर। उसके बाद पड़ने वाला ट्रांस हिमालय, इसे बोलते हैं महान हिमालय, महान हिमालय। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आओगे ना, इस साइड में पढ़ोगे, देखो सबसे ऊपर नाम क्या बताया? कुर्नूल। उससे नीचे तिब्बत का पठार, तिब्बत के नीचे पठार के नीचे क्या आने वाला बताओ? काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, महान हिमालय। महान हिमालय के नीचे आने वाला देखो मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद नीचे आने वाला शिवालिक पर्वत श्रेणी। मनसा देवी का नाम सुना है? चंडी देवी का नाम सुना है? मनसा देवी, चंडी देवी, दोनों इसी पर्वत श्रृंखला बसी हुई, दोनों इसी पर्वत श्रृंखला बसी हुई। क्या हुआ? किस बात पर असर है? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? इन्हें याद कर लेना। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि पूछा हुआ काराकोरम पर्वत श्रृंखला किस किस के बीच में, और ऐसे दो ऑप्शन दे रखे थे, तिब्बत के पठार और लद्दाख के बीच में। बड़ा कंफ्यूजन करते हैं, इसी में मेरे द्वारा डायग्राम बना दिया गया, समझ में? इधर ही बनाएगा, देखो। ठीक, उसके बाद आपको पता क्या आने वाला? उसके बाद सबसे ऊपर बताओ क्या आने वाला? कुर्नूल, तिब्बत का पठार। यहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये वाली काराकोरम। तुमने उसका नाम सुना? उसका जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ी चोटी का नाम सुना तुमने? क्या नाम है? K2 गाडविन ऑस्टिन। वो काराकोरम पर्वत श्रेणी पे स्थित है। K2 गाडविन ऑस्टिन है ना, K2 गाडविन ऑस्टिन। हेलो मैम, चुप हो जाओ। K2 गाडविन ऑस्टिन ना काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यहाँ काराकोरम यहीं पड़ती है, K2 गाडविन ऑस्टिन, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। उसके बाद पता कौन सी पर्वत श्रेणी आने वाली? लद्दाख पर्वत श्रेणी। उसके बाद पता कौन सी आने वाली? जास्कर, जास्कर, जास्कर। जास्कर के बाद आने वाला महान हिमालय। जो तुमने देखा बर्फ के इधर पार करते हैं, नदी पार करने के बाद साइड में छत पर खड़े होकर देखते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, या तुम चले जाते हैं, उसी महान हिमालय बोलते हैं। आया समझ में? भगवान भोलेनाथ वही रहते हैं, इसी सच में रहते हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, रियलिटी में। तो महान हिमालय समझ में आया? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद आने वाला आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसके नीचे मध्य हिमालय बनने वाला है। मध्य हिमालय के बाद पता क्या आने वाला? शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय आने वाला, ये नीचे शिवालिक हिमालय आने वाला। ये पर्वत श्रृंखला शिवालिक हिमालय की। अधिकांश पर्यटक स्थल, जो पर्यटक स्थल बनाए गए हैं ना, यही बनाए गए शिवालिक श्रेणियों पर ही। समझ में आ बात है? बड़ा सुहाना मौसम रहता है यहाँ से। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ये सब याद रहने वाला। मैं चाहता हूँ तुम एक सवर में याद कर लो सब सारी चीजें। चलो आ जाओ। सबसे ऊपर कुर्नूल, काराकोरम नहीं, तिब्बत का पठार, काराकोरम,
लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसके बाद पता क्या जाने वाला, उत्तर का मैदान। धसनी का नीचे, देखो मैंने धसा दिया ऐसे नीचे, अच्छा लग रहा है ना। इसे बोलते हैं उत्तर का मैदान। ये वाला भाग ऊपर नहीं उठा हुआ होगा कुछ, क्योंकि तो धधक चुका है। पता क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ की मिट्टी है ना, उसका ना वो फोग टाइप की, अगर तुम एक बार पैर रखोगे नीचे दब जाने वाली हो, ठीक। तो ये वाला भाग नीचे गहराई में धसा हुआ, ठीक। ये वाला भाग पूरा पूरा गहराई में नीचे धसा हुआ। ये वाला भाग आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, पठार की भांति, पठार की भांति ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये वाला भाग कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको। ये तो भाग नीचे आपका, ये तो उत्तर का मैदान हुआ। ये कुछ ऐसा होगा आपका भाग, ये वाला। इस भाग को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। देखो नहीं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और जैसे जैसे क्रॉस करोगे ना, जैसे प्रायद्वीपीय भारत के पठारों को क्रॉस करोगे तो नीचे पता क्या चलागा, ये तटीय मैदान चले आएंगे साइड में। देखो साइड में तटीय मैदान होंगे यहाँ। उसके बाद पता क्या होगा, समुद्र होगा, सागर जिसे बोलते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं, ठीक। दिक्कत तो नहीं है कुछ, पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया गया, समझा दिया गया। तुम कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करा दो। सबसे ऊपर बताओ क्या था, कुनलुन पर्वत श्रेणी, ये श्रृंखला। उसके बाद तिब्बत का पठार, उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद कोई प्रॉब्लम। उसके बाद उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, उसके बाद तटीय मैदान, उसके बाद सागर। सागर, सागर के नाम पे ही नाम रखा गया, सागर पर्वतमाला श्रृंखला, नाम सुना सागर का, सागर माला। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम यहाँ तक याद हो रहा, ठीक, बता दोगे। सबसे ऊपर बता दोगे, सबसे ऊपर कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊपर? भारत के अंदर नहीं है, लेकिन वो तिब्बत के अंदर मौजूद है, जहाँ सिनजियांग प्रांत पड़ता। रहने दो, याद नहीं होना, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद नीचे जाओ, इसे बोलते हैं कुनलुन पर्वत श्रृंखला। थोड़ा और नीचे जाइएगा, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, महान हिमालय, मध्य हिमालय, इसे बोलते हैं उत्तर का मैदान। उठा हुआ भाग है ना, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तटीय मैदान, सागर। कोई प्रॉब्लम? इतना बताओ, समझ आया नहीं है? लेकिन देखना, अब तक तुम्हें यूं नहीं पता लगा कि पठार किसे कहते हैं। समझ में आ बात है? पहाड़ी किसे कहते हैं, समुद्र क्या हो, सागर क्या हो। एक बार में तमीज से सभी क्लियर कर देता हूँ। समझ में आ बात है? अब ना मैं ये ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा तुम्हें, वीडियो तो करोगे, ठीक। मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ये वाला भाग मिटा रहा हूँ, ताकि अपनी बातें ना तुम्हें समझा सकूँ। कौन सा पठार हो, कौन सा पर्वत हो, किसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। समझ में आ बात है? और किसे पहाड़ी बोलते हैं। जानना चाहते हो? थोड़ा वास्तविक रूप में समझते हैं आज कि क्या हो पर्वत, क्या हो पठार, और क्या हो पर्वत श्रेणियां। अच्छा, कभी कभी तुम स्टेशन के पास गए? कितने बच्चे जो स्टेशन गए? स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ये चुप गए? वहां एक बात लिखी रहती है स्टेशन के पास, समुद्र तल से ऊंचाई 105, 120, 130 मीटर, 120 मीटर लिखी रहती है। पक्की बात है? 100% श्योर हो? अच्छा, तो हर जगह ऊंचाई अलग अलग होगी, ठीक। ये कौन से समुद्र तल से नापते हैं हम? हर जगह समुद्र अलग अलग है, कहीं समुद्र की गहराई ज्यादा होगी, कहीं कम होगी। भारत के पास भी बहुत सारे समुद्र है। ये कौन से वाले समुद्र से माप रहे? वही से नाप रहेगा समुद्र, उसके नीचे वाले समुद्र से, जो पृथ्वी के नीचे समुद्र है, या आसपास का जो समुद्र, समुद्र का मतलब सागर हो। कौन से सागर की बात कर रहे? आया समझ में? अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। यही तो नहीं पता बच्चों को, कितना रट्टा मारोगे, बर्बाद हो जाओगे। तो दो जगह लेते हैं, नंबर 1 चेन्नई, दूसरे नंबर पे लेते हैं महाराष्ट्र। पहले तो हम मापते थे चेन्नई से, ठीक। फिर अब हम मापना स्टार्ट कर दिया समुद्र, मुंबई से, महाराष्ट्र से। वहाँ जो समुद्र है ना, उसके पास वहाँ का जो गहराई है, वहाँ से मापते हैं ऊंचाई है पूरे भारत के अंदर कहीं भी, ठीक, कि ये चीज़ समुद्र तल से इतनी ऊंची। बात समझ में आई? ठीक, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं तो
अब बच्चे समझ ले इसे लेते हैं ऊंचाई की, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, समुद्र ये नहीं पता अभी तक कौन सा समुद्र तल से ऊंचाई है। ये समुद्र तल से मुंबई के वाले समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक, अगर वहां का नहीं लिया होगा तो कहाँ का लिया होगा, चेन्नई का लिया होगा, समझ। लेकिन देखिएगा परीक्षा में ऐसे सवाल कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन ये बहुत दिलचस्प सवाल है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए सवाल। ठीक, कोई दिक्कत। चलो मान लो यहाँ समुद्र तल मौजूद है, वही मुंबई वाला नहीं होगा, ये वाला भाग ऊपर उठा हुआ होगा। ठीक, समुद्र तल ये मौजूद है आपका, ये समुद्र तल मौजूद है, इसे बोलते हैं समुद्र तल। कोई दिक्कत, छोटे छोटे बातें समझाने वाला हो रहा, देख लो। जो समुद्र तल मौजूद है ना हमारा है, ये समुद्र तल क्या तो मुंबई का लोगे आप, महाराष्ट्र का, मुंबई ले लो, मुंबई या फिर चेन्नई, दो ही लोगे। पहले चेन्नई वाला लेते थे, अब कौन सा लेते हैं। अब बताओ चेन्नई कौन से स्टेट में पड़ता है, कौन सा राज्य में, तमिलनाडु के अंदर। कोई गया चेन्नई तुमसे, मैं तो रहा हुआ मैं। अच्छा आप भी गए चेन्नई, क्या करने गए थे, नीलिमा से मिलने, नीलिमा जानते हो, चेन्नई एक्सप्रेस नहीं देखिए क्या, चेन्नई एक्सप्रेस देखिए मूवी, देखिए किसकी है, शाहरुख। नीलिमा छोड़ दूंगा। तुम नीलिमा से मिलने गए थे, ये शाहरुख खान से मिलने गए थे, मम्मा के साथ। आपके मम्मा यहाँ ही रहते थे, मम्मा दक्षिण भारत के कोई मम्मा, आपकी शक्ल तो दक्षिण भारत जैसी, यानी अच्छा पोस्टिंग हुई थी, ओके। चलो देख लो, इधर देख लो, इस समुद्र तल से, इधर देख लो, इस समुद्र तल से ऊंचाई हम मुंबई से चेन्नई से लेते हैं। जो ऊपर वाला भाग आने वाला है, जो ये ऊपर वाला भाग है, क्योंकि ये तो जो गहराई में धंस जाते हैं उसे तो हम समुद्र बोलते हैं। जो भाग ऊपर उठे होते हैं उसे हम द्वीप बोलते हैं, द्वीप। ठीक, और इसे समझते हैं, ध्यान से समझते हैं अच्छी तरीके से। द्वीप या ऐसे बोलते हैं पठार। जो पठार की औसतन ऊंचाई हो ना, वह हो 150 से लेकर 300 मीटर तक। कितने मीटर तक, जो पठार हो, उठा हुआ भाग हो, समझ में आ बात। जो 100 और समुद्र तल से ऊंचाई है, याद रखना बात, या वहीं से जो पठार होगा समुद्र तल से उसकी ऊंचाई होगी 150 से लेकर 300 मीटर के बीच में। हाँ इतनी बात बताओ, समझ में नहीं। तो 150 से लेकर ना जो 300 मीटर तक होंगे उन्हें बोलते पठार। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। और जिनकी ऊंचाई ना 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक हो, ये तो पठार हुआ हमारा। ठीक, नहीं इसे पठार नहीं, इसे बोलते हैं मैदान। इसे मैदान लिखना, इसे बोलते पठार, पठान नहीं पठार। अभी तो पठान आई भी नहीं, पठान मूवी आने वाली है, पता तो। कोई दिक्कत यहां तक। तो जो पठार हो ना, उनकी अधिकतम जो ऊंचाई हो वो लगभग 600 मीटर हो। कितनी, 600 मीटर। जैसे 600 मीटर का आंकड़ा आप पार कर दोगे, ठीक, और 600 से लेके 1000 मीटर तक चले जाओगे। कब तक, कहां तक, 600 से लेकर, अगर आप 1000 मीटर से कम चले जाओगे, कहां तक, 50 डिग्री का कोण होना चाहिए। सुन लो पहले ध्यान से, 50 डिग्री का कोण हो और आप ये ऊंचाई है ना वो 1000 मीटर से कम हो। हाँ 1000 मीटर से कम हो, उसे बोलते हैं पहाड़ी। क्या बोलते हैं उसे, अगर ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा हो ना, समझ में आया बात। या ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा हो तो कोण भी ज्यादा होगा, तो कोण भी ज्यादा होगा, नहीं होगा वो, तो कोण भी ज्यादा होगा, उसे बोलते हैं पर्वत। और दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। ये समुद्र तल हुआ हमारा, दो ही जगह का समुद्र तल लेना। और वो जो ऊंचाई है ना, सबकी ऊंचाई मुंबई या चेन्नई वाले से ही है। चाहे पूरे भारत में कहीं भी माप लेना, कहीं भी आया समझ में। अगर रोड की रेलवे स्टेशन में खड़े हुए ना तुम, तो वहाँ लिखा हुआ समुद्र तल से ऊंचाई 130 मीटर, तो चेन्नई से मापी होगी, नहीं तो मुंबई से मापी होगी। बात समझ में आई, ठीक। उसके बाद जो मैदान है ना, उनमें 150 से लेकर 300 मीटर तक के ऊंचे हो जो मैदान, उन्हें मैदान बोलते हैं। पठार तो उससे भी ऊंचे होंगे। ये मैदान है, ये पठार है। तो पठार की जो वास्तविक ऊंचाई लगभग 300 से लेकर 600 मीटर के बीच में हो, लगभग, ठीक। और जो है ना, जो पहाड़ी हो, पहाड़ी की जो ऊंचाई हो वो 1000 मीटर से कम होगी।
1000 मीटर से क्या होगी, कम होगी, जो पहाड़ी होगी। ठीक, पी का मतलब पहाड़ी, पहाड़ी की जो ऊंचाई होगी ना 1000 मीटर से कम होगी, कोई दिक्कत। और उसके बाद जो कोण होगा ना इसका लगभग 150, खाली 50 डिग्री कोण पर झुके हुए होंगे जो पहाड़ होंगे। और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा हो लेकिन जो कोण हो 50 डिग्री से कम हो तो सीधे खड़े हुए हो, उन्हें बोलते हैं पहाड़। पहाड़ को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं पर्वत, माउंटेन। तो पर्वत की सीधी सीधी परिभाषा हो कि हम ऐसा कह सकते हैं जो पहाड़ी होगा तो छोटी हो, उनकी जो ऊंचाई हो लगभग समुद्र तल से 1000 मीटर से कम होगी। समझ में आया बात है, 1000 मीटर से क्या होगी, कम। और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा हो उन्हें क्या बोलते हैं, पर्वत। पर्वत, ठीक। अब ये पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, ये हमारा एक पर्वत है, ठीक। एक और पर्वत यहाँ चला, एक और पर्वत चला, एक और पर्वत चला, एक और पर्वत चला, इसे बोलते हैं पर्वतों की श्रृंखला। ये बात बस समझ में ही नहीं आई, कोई प्रॉब्लम। तो 3-4 चीज हमने क्लियर करी आज। नंबर फर्स्ट, समुद्र तल से ऊंचाई क्या हो। दूसरे नंबर पे समझा दूंगा कि मैदान क्या हो, पठार क्या हो, पहाड़ी क्या हो, और पर्वत क्या हो, कौन से कितने डिग्री कौन पर हो। समझ में आ बात है, पर्वतों की श्रृंखला क्या हो। अब ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मैंने कहा अभी थोड़े पहले मैंने पता क्या नाम बताया था इसका, उसका तो कुनलुन पर्वत श्रेणी। इसका मतलब उसके अंदर पर्वत श्रेणी कहा ना, उसका मतलब उसके अंदर कोई एक पर्वत नहीं होने वाला, बहुत सारे पर्वत होंगे, पर्वतों की श्रृंखला होगी। और ये भी बात पक्की, उनकी सबकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा ही होगी। अरे भाई 1000 मीटर की बात कर रहे हो आप, 5-5 हजार मीटर उनकी ऊंचाई है, 4-4 हजार मीटर उनकी ऊंचाई है, 4-4 किलोमीटर की ऊंचाई है उनकी। बात समझ में आ बात है, ठीक। चलो हमने कहा ना यहाँ काराकोरम पर्वत श्रेणी, तो उसका मतलब समझ चुके तुम, कोई एक पर्वत नहीं होगा, बहुत ज्यादा पर्वत बहुत सारे पर्वत होंगे, उन्हें मिला के एक श्रेणी बनती होगी, उसे बोलते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरे नंबर पर हमने ये कहा कि उसका नाम होगा लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसका मतलब कोई अकेला पर्वत होने तरह कोई पक्की पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला होगी। उसके बाद थोड़ा नीचे जाना, उसका नाम होगा जास्कर पर्वत श्रेणी, तो जास्कर पर्वत श्रेणी भी ऐसी होगी। उसके बाद आने वाला आपका महान हिमालय, महान हिमालय के बाद क्या आने वाला, लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। बात समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। तो हम ना इसे हम यहाँ से रफ कर देते हैं और अपनी बात थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं दीप किसे कहते हैं, और तुम्हें पता हो तो मुझे बताओ दीप किसे कहते हैं, ठीक। अब इसे हटा दो यहाँ से, ठीक। तो हम बात डिस्कस करने वाले हैं दीप किसे कहते हैं, द्वीप। अभी थोड़े पहले कहा ना, जैसे हम किसे कहते हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीपों की बहुत सारी संख्या। ओनली मैं आपसे यही शब्द पूछना चाहता हूँ, खाली द्वीप किसे कहते हैं, ये प्रश्न बता दो, ओनली द्वीप किसे कहते हैं। अब बताओ, कोई बच्चे खेत में गए, खेत में नहीं गए, अपने घर के आंगन में गए होंगे, जिसके यहाँ घर कच्चा घर हो गया, कच्चे घर। तो जब हमारे यहाँ कच्चे घर हुआ करते थे ना, तो मैं देखता था कि यहाँ ना चारों तरफ पानी भर जाया करता था, और कुछ भाग हुआ करता था ऐसा जो सूखा हुआ करता था, और हम लोग उसके ऊपर ही पैर रखते थे और धीरे धीरे दूसरा घर क्रॉस करके जाया करते थे। ऐसा किनके साथ हुआ, हाथ खड़े कर लो। सबके साथ हुआ, ठीक। तेरे साथ नहीं हुआ, शहर में पले बड़े हो ना अब तक। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत। मतलब जिसके साथ ये नहीं हुआ ना, उसका जीवन ही नहीं है, मैं कुछ मानता ही नहीं उसका जीवन आधा अधूरा है। सड़क पर आप तो वीरान थे घर, तो समझ में आया बात है। जो सड़क पर थे, सड़क वाले ने घर से वीरान थे, ठीक। सड़क पर जाने चाहिए, बारिश में कोई घर से जाता सड़क से। आप तो घर से सारे दिन पागल हो ना, पूरे दिन घर से बाहर ही रहते हो। इधर देख लो, चलो दीप देखो किसे कहते हैं, क्या होगा, सुनो ध्यान से, सुनना अच्छे तरीके से। मिट्टी का भूभाग, जब हम खेत में पानी देने जाते हैं ना, तो मिट्टी का जो भूभाग ऊपर उठा हुआ हो, मिट्टी का जो भूभाग ऊपर उठा हो, ऐसे पैर रख लो ना उसके ऊपर, तो ना चारों तरफ पानी पानी दिखाई देगा, ठीक। ऐसे पैर रख लो, समझ में आया बात है। उसके ऊपर पैर रख लोगे, समझ में आए, तो एक दीप का ही काम करने वाला। सारा भाग तो चारों तरफ तो डूबा हुआ दिखाई देगा, ऐसे ही हो, ऐसे ही खास बात, ऐसे ही खास बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लीज डोंट लाफ इन दिस क्लास, प्लीज कोऑपरेट विद मी, ओके। अब द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप को इंग्लिश में भी नाम याद रखना, द्वीप को हम इंग्लिश में आइसलैंड कहते हैं, आइसलैंड। यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक। चारों ओर भूभाग से चारों ओर का भूभाग जो जल से घिरा हो, चारों ओर भूभाग, चारों ओर जल से घिरा भूभाग। तो जो चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग हो ना, जैसे लक्षद्वीप, देखो ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। मान लो ये पूरा भाग यहाँ तुम्हें दिखा देगा,
इस भाग को हम द्वीप कहते हैं, ये ऊपर दिखा देगा तो कोई दिक्कत यहाँ तक? द्वीप आइसलैंड कहते हैं, आइसलैंड। तो अंडमान निकोबार है ना, ये भी एक प्रकार का आइसलैंड है। और जो लक्षद्वीप है ना, इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है। लक्षद्वीप अधिकांश जनसंख्या यहाँ की मुस्लिम आबादी वाले देश लोग रहते हैं, समझ में आबादी। ठीक, अब द्वीप, ये तो द्वीप हो, एक हो प्रायद्वीप, ये भी क्लियर कर दो। द्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसलैंड। श्योर हो ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद हम समझाने वाले कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप तो अभी समझाने वाले प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप क्या हो यार, प्रायद्वीप समझो। प्रायद्वीप को बोलते हैं पेनिनसुला। कौन सा सुला? पेनिनसुला लिखा हुआ अभी। ठीक, तीनों ओर जल से घिरा भूभाग, तीनों ओर जल से घिरा भूभाग, 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब ये पक्की बात है, इसका इसे बोलते हैं पेनिनसुला। अब हमारे देश का नाम इंडिया, तो इसे बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। हमारे देश का नाम भारत, इसका नाम इसे वैसे बोलते हैं प्रायद्वीप। और हमारे देश का नाम भारत, तो बोलते हैं भारत का प्रायद्वीप। पठार तो है एक प्रकार का, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ऐसे बना हुआ नाम, समझ में आया ना? कोई दिक्कत? लॉक करूं? ठीक, एक बार और सुन लो। तो प्रायद्वीपीय भारत, तो तीनों और जो जल से घिरा भूभाग हो ना, उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? इस तरह का आप ना जो आइबेरिया, जो अगर वर्ल्ड के नक्शे में देखोगे तुम, आइबेरिया का जो पठार है वो भी ऐसा ही है। आइबेरिया का जो पठार है वो भी ऐसे दिखा देगा आपको। ठीक, समझ में आया बात है? ठीक, देख लेना उसके अंदर, वर्ल्ड मैप के अंदर अरब प्रायद्वीप। अब मेरे याद आया, अरब प्रायद्वीप उसका नाम है। समझ में आया बात है? जिस पर ना ये दुबई भी बसा हुआ, ओमान, कतर, ये बहुत सारे देश बसे हुए इसके ऊपर, उसे बोलते हैं अरब का प्रायद्वीप। कि उसे भी तीनों और ना, तीनों उसके और उसकी भी जल राशि होगी। देखो इसके भी तीनों और जल राशि, इधर हमारा अरब सागर होगा, इधर हमारी बंगाली खाड़ी होगी, नीचे हमारा पता क्या होगा? नीचे हमारा हिंद महासागर होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। द्वीप समझ में आया? पेनिनसुला, पेनिनसुला समझ में आया? पेनिनसुला। ठीक, अब झील किसे कहते हैं? ये वाला भाग दिखाई दे रहा तुम, ये चारों तरफ तो उसके स्थल होगा। एक ऐसी जलराशि जो चारों ओर स्थल से घिरी हुई हो, एक ऐसी जलराशि या जलाशय, एक ऐसी जलराशि या जलाशय जो चारों ओर स्थल भाग से घिरा हुआ हो, उसे झील कहते हैं। कोई दिक्कत? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? ठीक, अब सवाल है खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी। अब ये सवाल कि खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी को लेकर बच्चों के बीच में ना ये कौन सी खाड़ी? लेकिन आज तक ये पता खाड़ी क्या हो? पता किसे खाड़ी क्या हो? सुव्यवस्थित परिभाषा बताओ। भूमि से गिरी हुई हो वो खाड़ी हो। अच्छा, क्रीक क्या हो? मान लो देखो मैं मिट्टी का कोई भूभाग बनाता हूं, मान लो मिट्टी का भूभाग, आपको समझाने के लिए मिट्टी का भूभाग, देखो आपको समझाने के लिए सब चीजें। एनसीईआरटी में इस तरह के चित्र दिखा देगा तुम्हें, देखी भी नहीं एनसीईआरटी कभी आज तक? अच्छा, किसने दिया था? बाबू सुना ना? आपको क्या हुआ? कौन नोरी? ठीक, ये हमारा कोई महाद्वीप है। सारी चीजें एक साथ समझा देते हैं तुम्हें, ध्यान से देख लेना। यहाँ चारों तरफ जल राशि, इसके ये जल राशि बनवाया था। देख लो, खाड़ी किसे कहते हैं?
सुन लो, तीनों ओर से भूमि से घिरा जल क्षेत्र। अच्छा, यानी एक ऐसा जल क्षेत्र जिसकी तीनों तरफ भूमि हो, इधर भी भूमि हो, इधर भी भूमि हो, इधर भी भूमि हो, सबको खाड़ी कहते हैं। फिर तो ये भी खाड़ी होगी। इसके इधर भी भूमि, ऊपर भी भूमि, भूमि कौन थी? इधर क्या था? अरे इधर भूभाग है नहीं, इधर भी भूभाग होगा, इधर भी भूभाग होगा, उत्तर में भी भूभाग होगा। ये क्षेत्र खाड़ी कहलाने वाला नहीं। यानी एक ऐसी जल राशि, बीच में जल राशि नहीं है, एक ऐसी जल राशि जो तीनों ओर स्थल भाग से घिरी हुई हो, बात तो है ही हो, स्थल भाग से घिरी हुई हो, उसे खाड़ी कहते हैं। इसका मतलब देखो, इधर सब बच्चा लोग इधर देखो, उधर भी भूमि, इधर भी भूमि, इधर भी भूमि, बीच में जल राशि, पक्का खाड़ी है। अभी इधर आ जाओ, इधर भी भूमि, इधर भी भूमि, इधर भी भूमि, बीच में जल राशि, पक्का खाड़ी है अभी। यानी अभी खाड़ी है, अभी खाड़ी। अच्छा, इधर भी भूमि, इधर भी भूमि, इधर भी भूमि, बीच में जल राशि, ये अभी खाड़ी। जब ये सारी खाड़ी, तो फिर ये चल क्या रहा? रुक जाओ, चल क्या रहा, रुक जाओ। बीच वाला भाग देखो, वाला भाग, इधर भी भूमि, उधर भी भूमि, इधर भी भूमि, बीच में जल राशि, ये भी खाड़ी। सारी तो खाड़ी है, कोई दिक्कत है। लेकिन जो ऊपर वाला छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, छोटा सा भाग, ये जो छोटा सा डार्क भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, वो संकीर्ण भाग दिखाई दे रहा है। बहुत छोटा नहीं है, बहुत छोटा सा, चिन्ना सा, छुटका सा टाइप का। इसका नाम पता क्या है? इसका नाम हो क्रीक। और ऐसे क्षेत्र को हम क्रीक कहते हैं। होगा पानी पक्का है। देखो तुमने उसका नक्शा देखा, उसका ये नक्शा, इसका क्या कहते हैं, गुजरात के नक्शे में ये वाला भाग है ना, इस भाग को हम सर क्रीक बोलते हैं। विवाद भी है यहाँ, इसे विवादित क्षेत्र नहीं आया। पाकिस्तान के साथ हमारा ये दलदली ये इलाका आया समझ में। हमारी बीएसएफ के जवान यहाँ ड्यूटी देते रहते हैं, समझ में आया बात है। इसे हम क्रीक बोलते हैं, बहुत छोटा इलाका। अगर इस यही साइज है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, यही साइज, इसे पता हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गल्फ। फड़े नहीं, गल्फ। मछली किस तरह सांस रहती है? गल्फ फड़ो तो गल्फ बोलते हैं इसे। ये वाला भाग दिखाई दे रहा तुम्हें, वाला भाग दिखाई दे रहा वाला भाग, इसे तो हम क्रीक बोलते हैं। इस वाले भाग को जो बताया क्रीक, सर क्रीक बोलते हैं। नाम इसका है क्रीक वाक्य में, वो सर के नाम उसके सामने लगाई दे सर। इसे बोलते हैं गल्फ। गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी, गल्फ है। कभी तो हम इसे खंबात की खाड़ी बोलते हैं, हिंदी में तो ये बोल देते हैं खंबात की खाड़ी, इंग्लिश में अलग अलग नाम है ना, गल्फ। याद रहे ये बात यार। उसके बाद ये वाला भाग दिखाई दे रहा तुम्हें, वाला भाग दिखाई दे रहा तुम्हें, ये वाला भाग, ये थोड़ा और बड़ा नहीं आया, अलग टाइप का नहीं आया वाला भाग। ठीक, इतना बताओ, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? इसे बोलते हैं बे। जैसे वाला भाग दिखाई दे रहा तुम्हें, ये वाला भाग, जैसे बे ऑफ बंगाल नहीं कहते, बे ऑफ बंगाल, लेकिन वैसे हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, क्योंकि सबका नाम खाड़ी ही है। हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम अलग अलग हो, हिंदी में सबका नाम खाड़ी आने वाला। इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। वैसे ये बताओ, इतने भाग को तुम बे बोल रहे ना, बे, कोई दिक्कत यहाँ तक? बे ऑफ मन्नार की खाड़ी आया समझ? पता, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी पड़ती है? मन्नार की खाड़ी, उसे बोलते हैं बे ऑफ मन्नार। समझ में आया बात? या उसका साइज इस टाइप का होगा, उसे बे बोलते हैं, बे। अगर यही साइज थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो यू टाइप का होगा। अगर इस साइज को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, इसका आकार थोड़ा और चौड़ा कर दिया जाए, तो इसे हम बोलते हैं बाइट। हिंदी में लिख देता हूं बाइट। जैसे तुमने ना ये देखा, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, ये वाला भाग दिखाई दे रहा तुम्हें, इसे बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। होता नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में फलों का, रसदार जो फल है उसका उत्पादन हो, बड़ी बड़ी वाइन इंडस्ट्री लगी हुई, यहाँ शराब उद्योग निर्माण हुआ। ये भी दौरान पढ़ाया था मैंने जब मैप पढ़ाए थे। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट नहीं कहते सर। अभी सारी बातें समझ में आई, कौन सा खाड़ी हो, कौन सा क्रीक हो, कौन सा गल्फ हो, कौन सा बे हो, कौन सा बाइट हो, ये बात समझ में आई नहीं आई? मुझे बता दो, इतनी बात में कोई दिक्कत है यहाँ तक? बाइट कौन सा होगा पहचान लोगे, बे कौन सा होगा पहचान लोगे, सबका नाम खाड़ी होगा ये पहचान लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? कौन सा क्रीक होगा पहचान लोगे,
गल्फ होगा क्या, पहचान लोगे? ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसका नाम क्या है? गल्फ। समझ गए ना उसका आकार? क्रीक से बड़ा होगा गल्फ जो होगा। उसके बाद जो ये साइड में लिखा हुआ है, ये क्रीक नहीं है, इसका उदाहरण भी दे दिया तुम। उसके बाद ये यू के आकार का, ये बंगाली खाड़ी नहीं है, ऐसा ही देख लेना यू का नक्शा, उसमें देख लो वर्ल्ड, उसमें यू के टाइप का नक्शा नहीं है, देख लो, मरना नहीं, यू के टाइप का नक्शा। और यू को थोड़ा आकार छोटा कर दो, ये देखो नीचे ऑस्ट्रेलिया के नीचे इस तरह का ये साइज दिखाई देगा तुम्हें, ऑस्ट्रेलिया के नीचे दिख रहा है मैप के अंदर, तो ये समझ जाओ ये बाइट नहीं है। सारे उदाहरण तुम्हारे सामने मौजूद। किसी बच्चे को बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे किसी बच्चे को यहाँ तो कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक। अब हम जानते हैं यार ये पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, यार ये पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब आया कहाँ से, कौन हम, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? अरे जानना चाहते हो पठार कहाँ से आए, पर्वत कहाँ से आए, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? ठीक, मैं समझाना चाहता हूँ ये पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर का मैदान कैसे बना है, समझ में आती है? ये पठार कहाँ से चला आया, इसके उत्तर में था क्या कभी, उसकी भी बाहर क्या था, पूरी कहानी समझाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। ठीक, वो भी 20-30 मिनट का टाइम लूंगा, पूरी कहानी और विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, बड़ी दिलचस्प कहानी। लेकिन आज मैं पढ़ा नहीं सकता उसे, पूछो क्यों? मेरा मूड नहीं है आज पढ़ाने का, समझ में आ बात है? और समय मेरे पास कम और मुझे इकोनॉमिक्स का भी क्लास लेना। ठीक, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम पर खत्म समाप्ति की ओर, अब वो भी पढ़ाना मुझे, समझ में आया बात? उसके बाद ही बताऊंगा वहीं से, समझ में आया बात? जब मैं पढ़ाऊंगा ना पूरी कहानी, सागर कहाँ से आए, महासागर कहाँ से आए, पर्वत कहाँ से आए, मिट्टी कहाँ से आई, सब बता दूंगा। ठीक, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पूरा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा दूंगा, समझ में आया बात है? पूरी कहानी पढ़ाऊंगा, टाइम लगने वाला कोई बात नहीं, लो तुम्हारे पास बहुत है टाइम, समझ में आया बात है? सदुपयोग करते रहना इसका। तो हमने यहाँ से पढ़ लिया, ठीक, सारा काम कर लेना, फिर कॉपी के अंदर एक एक मैप बनाना, एक एक बात लिखना बहुत प्यार के साथ, एक ही बार नोट्स बनाना, दोबारा नोट्स नहीं बनाना। ठीक, उसके बाद तुम यहाँ से पढ़ के किसी को पढ़ा भी सकते हो, सबसे बड़ी खास बात है इसकी। ठीक, दूसरों को बता दोगे कि मुझे सारा भूगोल लगता है, मुझे सब पढ़ा हुआ मेरे द्वारा, समझ में आया बात क्या? कोई दिक्कत? यहाँ तक एक एक चीज़ में मैंने तमीज़ से बात करी, जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हुए तब तक मैं यहाँ से बिना समझाया गया नहीं। और उम्मीद करता हूँ आराम से इसका रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने का, चाहे कितना ही पढ़ लियो। उसके बाद जैसे 2 दिन बीत जाने वाले हैं ना, धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ओर ट्रांसफर हो जाने वाले, क्योंकि ये जो जियोग्राफी है ना, इसके मूलभूत कॉन्सेप्ट जो कल की क्लास में चलने वाले, छोटी छोटी थ्योरियाँ हुई होती हैं, उनका यूज करके हम अंदाजा लगा सकते हैं, सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो हमारी। अब ये सब बच्चे सोचते रहते हैं इसका जियोग्राफी का प्रशासन के अंदर क्या क्या हो, ऐसे सवाल पूछा हमारे इंटरव्यू में, जियोग्राफी पढ़ गया उसने कहा, प्रशासन में क्या यूज होगा इसका, जानना चाहते हो? वो भी पढ़ाने वाले कल जियोग्राफी का हम प्रशासन में क्या यूज कर देंगे, सच में कल। लेकिन